ओके तो देखना जो पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे दैट इज द ऑडिट रिपोर्ट, राइट। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब देखना अगर हम ऑडिट की बात करें तो हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन देना, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना। ओपिनियन देना और ऑडिट रिपोर्ट क्या करना? इश्यू करना। एंड वी हैव टू एंश्योर दैट द ऑडिट रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। We have to ensure that the audit report is appropriate under all circumstances. यही बात एसक्यूसी में भी लिखी हुई है। जब एसक्यूसी अपन करेंगे तो इन दैट सिचुएशन आप ये सेम चीज एसक्यूसी में देखोगे कि एसक्यूसी का ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर कि आप जो ऑडिट रिपोर्ट एंश्योर कर रहे हो या जो भी रिपोर्ट्स वगैरह इशू कर रहे हो दैट इज अप्रोप्रिएट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो अब देखना ये जो अपना चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट, इसके अंदर अपन क्या सीखने वाले हैं? एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑडिट रिपोर्ट, कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होएगा, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। मतलब ये समझ लो कि ये चैप्टर जब तक कंप्लीट होगा तुमको ऑडिट रिपोर्ट बनाना आ जाएगा कि हमारा ऑडिट रिपोर्ट कैसा दिखेगा, हमारा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होएगा, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये सारा कुछ अपन सीखने वाले हैं एंड एज पर द स्टैंडर्ड्स एंड एज पर द कंपनीज एक्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट में आप इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। वन इज एज पर द एसेस and another is as per the Companies Act. ठीक है, एक हो गया एज पर द एसेस और एक हो गया एज पर द कंपनीज एक्ट। अब एसेस की बात करें ना तो ऑडिट रिपोर्ट के लिए लगता है एसएस 700 सीरीज, जिसके अंदर कुल मिला के 6 स्टैंडर्ड्स हैं। बट इन 6 में से 4 स्टैंडर्ड्स हम अभी करेंगे और 2 स्टैंडर्ड्स हम अभी नहीं करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। वो 2 स्टैंडर्ड्स तब तक नहीं हो सकते जब तक आपके बाकी स्टैंडर्ड्स ना हो। तो 4 स्टैंडर्ड्स हम अभी करेंगे, 2 स्टैंडर्ड्स हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो 4 स्टैंडर्ड्स हम अभी करने वाले हैं, एक ऐसा 700, एक 701, एक 705 और एक 706। अब ये स्टैंडर्ड्स किन चीजों की बात करता है? ऐसे 700 बात करता है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट की, प्लस फॉर्मेट किसका? अनमॉडिफाइड ओपिनियन के रिपोर्ट का। कि अगर आप एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, अगर आप क्या देते हो? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में आपके रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होएगा? फिर उसके बाद अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो उसके लिए लगता है 705। अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो तो उसके लिए लगता है 705। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो उसके लिए लगता है 700, मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो उसके लिए लगता है 705। और 701 and 706 is talking about 2 special paragraphs that is going to come in your audit report. ठीक है ना, 701 and 706 is talking about 2 special paragraphs that is going to come in your audit report. तो 701 बात करता है की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ की, की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ की। की ऑडिट मैटर्स क्या है? एक पैराग्राफ है जो आपके ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला है, एक पैराग्राफ है जो आपके ऑडिट रिपोर्ट में आने वाला है। एंड सिमिलरली ऐसा 706 बात करता है 2 स्पेशल पैराग्राफ्स की जो आपके ऑडिट रिपोर्ट में आता है, एक एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा, एक एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा जिसको बोलते हैं EOM, और एक अदर मैटर्स पैरा, अदर मैटर्स पैरा। तो 706 के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा आता है और एक अदर मैटर्स पैराग्राफ आता है, एक अदर मैटर्स पैराग्राफ आता है। क्लियर है? नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हो गया। अब देखना कुछ चीजें अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेसिकली, फिर अपन वो ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम है ऑडिटर का? ऑडिटर का काम क्या है? ओपिनियन देना। तो हमारे रिपोर्ट के अंदर सबसे मेन पैराग्राफ कौन सा होगा?
ओपिनियन पैराग्राफ। हमारे रिपोर्ट के अंदर सबसे मेन पैराग्राफ क्या होगा? ओपिनियन पैराग्राफ। एकदम क्लियर है? दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इन आवर रिपोर्ट, ओपिनियन पैराग्राफ। जिस पैराग्राफ में हम क्या करेंगे? ओपिनियन देंगे। क्या देंगे? ओपिनियन देंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये होता है ओपिनियन पैराग्राफ। और ये जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है, इसके अंदर ना मेनली दो चीजें आती हैं। एक एंटिटी का इंट्रोडक्शन, अब जिस भी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो उसका इंट्रोडक्शन, एंड देन योर ओपिनियन। बिकॉज लॉजिकली स्पीकिंग, बिफोर गिविंग ओपिनियन ऑन समवन यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट पर्सन। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो, आपको रिलायंस के बारे में ओपिनियन देना है, तो पहले तो आप ओपिनियन पैराग्राफ में बताओगे कि अपन रिलायंस का ऑडिट कर रहे हैं, कौन से ईयर का ऑडिट कर रहे हैं, बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहे हैं, P&L का ऑडिट कर रहे हैं, कैश फ्लो का ऑडिट कर रहे हैं, और उसके बाद अपने ओपिनियन की बात करोगे। सीधा सीधी ओपिनियन की बात नहीं करोगे। तो ओपिनियन पैरा में ये दो चीजें आती हैं, एक इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटिटी और एक ओपिनियन। ठीक है, अब जब हम लोग ओपिनियन पैरा यूज करते हैं ना, हम लोग जब ओपिनियन पैरा यूज करते हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अनमॉडिफाइड ओपिनियन ओनली। किसकी बात हो रही है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात हो रही है। अब मान लो, सुनो, अब मान लो सपोज आपने दिया मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या दिया? मॉडिफाइड ओपिनियन। मान लो क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यही जो ओपिनियन पैराग्राफ है ना, जो ओपिनियन पैराग्राफ है ना, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा। अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दिया, एडवर्स ओपिनियन पैरा। अगर आपने डिस्क्लेमर दिया, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा। इस तरीके से ये नाम चेंज हो जाएंगे। ये आप ओपिनियन पैरा कब यूज करोगे? जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो। अब आप एक चीज बताओ, अपना ओपिनियन तो दे दिया, आप जब भी ओपिनियन दोगे किस चीज के बेसिस में दोगे? साई के बेसिस में, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट के ओपिनियन के एविडेंस के बेसिस में। तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लिया है एंड ऑन दैट बेसिस आप ओपिनियन दे रहे हो। आपको रीजन भी तो बताना पड़ेगा अपने ओपिनियन का। विदाउट एनी रीजन तो आप ओपिनियन नहीं दे सकते। तो एक और पैराग्राफ आएगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। बेसिस ऑफ ओपिनियन, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर एडवर्स ओपिनियन है तो एडवर्स ओपिनियन, अगर डिस्क्लेमर है तो बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन। इस तरीके से ये भी एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो ये एक पैरा आएगा, ये भी एक पैरा आएगा। अब लॉजिकली सोचो, अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या बताओगे? मेनली दैट साई इज ऑब्टेन्ड, साई इज ऑब्टेन्ड, एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गिविंग द ओपिनियन। क्वाइट लॉजिकल है, आपको रीजन बताना है ना। साई इज ऑब्टेन्ड एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गिविंग द ओपिनियन, प्लस एसेज आर कंप्लाइड, प्लस एसेज एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड। कि जो भी एसेज है या जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, ये भी हमने क्या किया है? कंप्लाई किया है। इसी के बेसिस में अपन क्या दे रहे हैं? ओपिनियन दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो क्या बताना? अपना बेसिस बताना है, जस्टिफिकेशन देना है। लॉजिकल सी चीज है, लॉजिकल सी चीज है। लेकिन सोच के देखो, अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे होगे, सोच के देखो अगर आप क्या दे रहे होगे? डिस्क्लेमर दे रहे होगे। तो डिस्क्लेमर अगर आप दे रहे होगे तो आप साइज ऑब्टेन बोलोगे या साइज नॉट ऑब्टेन बोलोगे? साइज नॉट ऑब्टेन, एंड ऑन दैट बेसिस वी आर नॉट एबल टू गिव एनी ओपिनियन। तो फिर उस तरीके का फ्रेज जाएगा, साइज नॉट ऑब्टेन। तो फिर उस तरीके का फ्रेज जाएगा वहां पे कि साइज नॉट ऑब्टेन एंड अकॉर्डिंगली वी आर नॉट एबल टू गिव द ओपिनियन। हेडिंग वही होगा, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा, बट नीचे वैसा एक्सप्लेनेशन जाएगा कि साई हमें मिल नहीं पाया बोल के हम ओपिनियन वगैरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो लॉजिकली समझो, इस तरीके की चीजें आएंगी। तो एक आ गया अपना ओपिनियन पैरा, एक आ गया अपना बेसिस ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन पैरा में क्या आ गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटिटी प्लस द ओपिनियन यू हैव गिवन,
एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा में क्या आ गया, दैट हमने साई ऑब्टेन किया है, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई किए हैं, हमने स्टैंडर्ड्स वगैरह कंप्लाई किया है, एंड ऑन दैट बेसिस आप ओपिनियन दे रहे हैं। बट अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे होगे तो ऑब्वियस सा चीज है यार, साई मिला तो बोल नहीं सकते, फिर तो आपको यही बोलना पड़ेगा साई इज नॉट ऑब्टेन, फिर तो आपको यही बोलना पड़ेगा दैट साई इज नॉट ऑब्टेन। तो ये हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं, सम स्पेशल पैराज कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर स्पेशल पैराग्राफ्स कौन कौन से आने वाले हैं। तो एक तो ओपिनियन पैरा हो गया, एक हमारा बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा हो गया, ये दो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ये हमारा एक तो ओपिनियन पैरा हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा हो गया। तीसरा एक पैराग्राफ और है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। क्या होता है, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, ये ऐसे 570 के रिक्वायरमेंट की वजह से इनकॉर्पोरेट हो रहा है। ये जो पैराग्राफ इनकॉर्पोरेट हो रहा है, ये किस वजह से इनकॉर्पोरेट हो रहा है, ऐसे 570 के रिक्वायरमेंट की वजह से इनकॉर्पोरेट हो रहा है। और ये पैरा इनकॉर्पोरेट कब होएगा, ये पैरा इनकॉर्पोरेट कब होएगा, इस पैरा में क्या आएगा, मान लो देयर इज सम मटेरियल अनसर्टेनिटी related to going concern. There is some material uncertainty related to going concern. For example, कंपनी के खिलाफ कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, और अगर कल को कंपनी केस में हार जाती है तो यार कंपनी बंद भी तो करना पड़ सकता है। तो श्योरिटी तो नहीं है, बट एक अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर। या फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ने माल वगैरह देना बंद कर दिया, कुछ सप्लायर्स के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो गए हैं, तो सर्टेनिटी तो नहीं है, बट उसकी वजह से बिजनेस बंद भी हो सकता है आगे चल के। एक अनसर्टेनिटी है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है। हमारी कंपनी लॉसेस में चल रही है, अब बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी कंपनी लॉसेस में चल रही है, वी आर नॉट श्योर कि हम कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे। दिस आर सम मटेरियल अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ठीक है ना। अब देखो जी, यहां पे ना क्या पॉसिबल है। सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट has not given disclosure। मैनेजमेंट ने इस मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया ही नहीं। मैनेजमेंट ने ये जो अनसर्टेनिटी है इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्या हो गया ये, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, बिकॉज डिस्क्लोजर मिसिंग है and this disclosure is very material। तो यानी आप यहां पे क्या करोगे, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देके चलोगे। डिपेंडिंग अपॉन द परवेसिवनेस। दूसरी चीज, आपने कंक्लूड कर लिया कि गोइंग कंसर्न असम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट। आपने क्या कंक्लूड कर लिया, गोइंग कंसर्न assumption इज इनअप्रोप्रिएट। ठीक है जी, गोइंग कंसर्न assumption इज इनअप्रोप्रिएट। छोड़ो ये अलग सिचुएशन है, इसको भी रहने दो। दूसरा सिचुएशन, मैनेजमेंट हैज गिवन सच डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी क्लियरली उस बात को प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर दी हुई है, ऑलरेडी नोट्स टू अकाउंट्स में कंपनी ने फुट नोट में प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया शेड्यूल 3 के हिसाब से कि हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा केस चल रहा है, अगर हम हार गए तो ऐसा भी हो सकता है। तो कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है, कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है। अब अगर बताओ कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है, तो क्या इस वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइज हो रहा है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो अराइज नहीं हो रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है, तो आप ओपिनियन कौन सा दोगे, अनमॉडिफाइड। बट आपको नहीं लगता यार कि ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है कि देयर इज सम मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न एंड दिस शुड बी हाईलाइटेड टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक ऐसी चीज है कि आपको क्या करना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाईलाइट करना चाहिए। पहले क्या था, पुराने फॉर्मेट में ना कुछ भी आपको हाईलाइट करना होता था उसके लिए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा आता था,
लेकिन अब क्या बोला कि यार इंफोसिस ऑफ मैटर तो मैटर पैरा तो जनरल पैरा हो गया। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज हो गई कि गोइंग कंसर्न को लेकर अनसर्टेनिटी है, वो अलग से हाईलाइट होना चाहिए। तो इसके लिए एक अलग से पैराग्राफ बना दिया, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं मुर्ग पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। तो बोला आप एक काम करो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो दो, बट इसका डिस्क्लोजर दे दो, इसको हाईलाइट कर दो इन द, अभी के लिए लिखा रहा हूं मैं गोइंग कंसर्न पैरा, इन द गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। अच्छा एक चीज बताना, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इसका डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? दिया है। तो साथ में ये भी बता देना विथ रेफरेंस टू where the disclosure is given in the financial statement, with reference to where the disclosure is given in the financial statement, because याद रखना ऑलरेडी मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया है, तो आपको उतना डिटेल्ड में दोबारा से डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। बट आप क्या करना चाहते हो, खाली उस चीज को यूजर के सामने हाईलाइट करना चाहते हो कि बॉस देयर इज सम अनसर्टेनिटी, तो आप भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको हाईलाइट करके दिखा दो। आप खाली मेन पॉइंट बता दो देयर इज सम अनसर्टेनिटी, बट आपको पूरा अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है। आप वहां पे रेफरेंस दे दो, देयर इज सम मेटल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न एज रेफर्ड इन द नोट नंबर दिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप खाली उसका रेफरेंस दे दो, ताकि यूजर को ऑडिट रिपोर्ट देखते हुए समझ में आएगा अच्छा कोई मेटल अनसर्टेनिटी है और इस नोट नंबर में उस अनसर्टेनिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है। यूजर चाहेगा तो वो नोट नंबर में जाके क्या कर सकता है, उस अनसर्टेनिटी के बारे में रीड कर सकता है। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव आउट हियर। तो ये कौन सा पैराग्राफ हो गया, गोइंग कंसर्न। अगला एक पैराग्राफ और आता है हमारे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ इनकॉर्पोरेट होता है ना हमारे ऑडिट में, ये होता है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएस 701। मगर एक चीज ध्यान रखना, ये जो पैराग्राफ है इसको इंक्लूड करने का रिक्वायरमेंट आता है सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में। अगर आप लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तब जाके आपको ये पैरा इंक्लूड करना होता है कंपल्सरीली। अगर आप लिस्टेड कंपनी को ऑडिट नहीं कर रहे हो तो आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। मतलब ये इंक्लूड कब करना है कंपल्सरीली, लिस्टेड कंपनी में। अब सवाल उठता है कि की ऑडिट मैटर्स में आएगा क्या। बोला सुनो, एक होता है ऑडिटर, एक होता है हमारा हीरो ऑडिटर। एक कंपनी की तरफ से सबसे मेन ऑथोरिटी कौन होती है, TCWG, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। बोला अब एसेट 260 ऐसा बोलता है, एक स्टैंडर्ड एसेट 260 जो ऐसा बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स टू TCWG, कि जो भी सबसे सिग्निफिकेंट चीजें आपको मिल रही है ना ऑडिट में, आप किसको कम्युनिकेट करो, TCWG को कम्युनिकेट। अब पहले क्या होता था, ये कम्युनिकेशन बंद दरवाजे में होता था कि ऑडिटर TCWG को कम्युनिकेट कर रहा है बट मैटर वहीं सॉल्व हो रहा है। मान लो सपोज ऑडिटर ने TCWG को किसी विषय में कम्युनिकेट किया, मैटर रिजॉल्व हो गया, मैटर रिजॉल्व हो गया, बोल के आपको मॉडिफिकेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मान लो सपोज रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व था, आपने TCWG को कम्युनिकेट किया और वो मैटर रिजॉल्व भी हो गया, आपको मॉडिफाई करने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है। बट यार रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर कोई अनसर्टेनिटी था, समझ रहे हो, आपने उसके बारे में TCWG को कम्युनिकेट किया, या मान लो अकाउंटिंग एस्टिमेट में कुछ गड़बड़ था, आपने उसके बारे में TCWG को कम्युनिकेट किया, चीजें रिजॉल्व हो गई, आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। बट यार अकाउंटिंग एस्टिमेट में गड़बड़ था, आपको नहीं लगता यार एटलीस्ट इसके बारे में शेयर होल्डर को भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट इसके बारे में शेयर होल्डर को भी पता होना चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, मालिक है यार।
जो सिग्निफिकेंट चीजें हो रही हैं कंपनी में, जो सिग्निफिकेंट बातें हो रही हैं ऑडिट में, बताओ तो सही मालिक को। तो यहां पे क्या बोला गया है, आउट ऑफ द मैटर्स कम्युनिकेटेड, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे, क्या होंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट। मोस्ट सिग्निफिकेंट किस चीज के लिए, ऑडिट पर्पस के लिए। ये मेरे ऑडिट में मुझे लग रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट था, मेरे ऑडिट में लग रहा है मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट था। बोले आप इसको इंक्लूड कर दो इन द कैम पैराग्राफ, इन द की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। आप उसको कहां इंक्लूड कर दो, कैम पैराग्राफ, यानी कि की ऑडिट मैटर्स पैराग्राफ। बिकॉज लॉजिकल सी चीज है, बिकॉज लॉजिकल सी चीज है यार कि बहुत सिग्निफिकेंट है, तो बहुत सिग्निफिकेंट है तो यूजर्स को भी पता होना चाहिए। तो बोल के आप इसको क्या कर दो, कैम में यानी कि ऑडिट मैटर्स में कम्युनिकेट कर दो। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, की ऑडिट मैटर्स। ये क्या हो गया, की ऑडिट मैटर्स। उसके बाद एक चीज आता है इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा। ये 706 का कॉन्सेप्ट है। अब इस इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा में क्या हो गया, इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा में क्या हो गया बेसिकली, बोला सुनो कोई ऐसा मैटर है दैट इज appropriately disclosed in the financial statement। कोई ऐसा मैटर है दैट इज appropriately disclosed in the financial statement, मतलब ऑलरेडी मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो डिस्क्लोजर दिया है तो आपको मॉडिफाइड ओपिनियन देने का जरूरत है क्या, बट आपको लग रहा है इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या लग रहा है, इट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब यार यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है यार, यूजर को पता होना चाहिए इस बारे में, यूजर को पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो आप इसे हाईलाइट कर दो बाय इंक्लूडिंग इन द ईओएम पैरा। आप इसे हाईलाइट कर दो बाय इंक्लूडिंग इन द ईओएम पैरा, अगेन विथ ए रेफरेंस कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां डिस्क्लोजर दिया है। अब आपके मन में आएगा अरे सर ये तो कुछ कैम जैसा ही लग रहा है ये वो, ये सारा कुछ अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी के लिए अपन सिर्फ एक जनरल नॉलेज ले रहे हैं, अभी के लिए अपन सिर्फ एक ब्रीफ समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ है। जब इसके स्टैंडर्ड में आएंगे तो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम खाली एक बेसिक आइडिया डेवलप करो कि कोई तो ऐसा मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है, बट ऑडिटर उसे हाईलाइट करके दिखाना चाहता है क्योंकि यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई केस चल रहा है कंपनी के खिलाफ, उतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है कि गोइंग कंसर्न के गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर दे। अगर उतना सिग्निफिकेंट होता कि गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर दे फिर तो आपको गोइंग कंसर्न पैरा में डिस्क्लोज कर देते। कोई छोटा मोटा केस है बट आपको लगता है यूजर के लिए रेलिवेंट है, यूजर को उस केस के बारे में भी पता होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा में उस चीज को इंक्लूड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहां पे इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा में उस चीज को इंक्लूड कर सकते हो, अगेन बाय गिविंग ए रेफरेंस टू द मैटर वेयर इट कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा। और फिर आता है ओएम पैरा, अदर मैटर्स पैराग्राफ। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया ईओएम। क्या चीज, हाँ ईओएम ओएम ऑप्शनल होता है, ईओएम ओएम जो होता है वो ऑप्शनल होता है, अगर तुम्हें लगे इंक्लूड करना चाहिए तो कर दो। अब देखना ओएम पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ क्या हो गया, मैटर विच इज नॉट disclosed in financial statement।
मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ए नॉन फाइनेंशियल मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट ए नॉन फाइनेंशियल मैटर जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने का जरूरत नहीं होता, जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने का जरूरत नहीं होता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनेंशियल मैटर जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने का जरूरत नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप अभी ऑडिट करने आए हो, आपसे पहले कोई और ऑडिटर था और वो रिजाइन करके चला गया, एक नॉन फाइनेंशियल मैटर है, बट आपको लग रहा है इट इज फंडामेंटल फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या लग रहा है? इट इज फंडामेंटल फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्या करोगे? इस पैरा में इंक्लूड इन द ओएम पैराग्राफ। अच्छा, यहां मैं वो सेंटेंस लिखूं क्या? विथ रेफरेंस टू वेयर द मैटर कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज यहां तो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की बात हो रही है, यहां तो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स की बातें हो रही हैं। तो ऑडिट करते वक्त यार बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं कि मुझे लगता है यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, बट यूजर को पता होना चाहिए कि यार मेरे से पहले कोई दूसरा ऑडिटर था, रिजाइन करके गया है, तो यार यूजर को पता होना चाहिए। तो आप वो सारी चीजें कहां डिस्क्लोज कर सकते हो? नॉन अदर मैटर्स पैराग्राफ के अंदर। और इन सारे पैराग्राफ का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एंश्योर मोर ट्रांसपेरेंसी फॉर द शेयर होल्डर्स। ठीक है, बचपन में पढ़ते थे ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो एज ए ऑडिटर अपन क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, एंड वी कैन बी मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। इसीलिए ये अलग अलग पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। बोला गोइंग कंसर्न को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी दिखता है तो भली मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया हुआ है, तुम भी यूजर को बता दो, गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में बता दो। या फिर कोई दूसरी बात है, छोटी मोटी बात है जो तुमको लगता है कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताया हुआ है बट तुम भी हाईलाइट करना चाहते हो, तो तुम उसे ईओएम पैरा में बता दो। अगर कोई छोटी मोटी बात है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है बट तुमको लगता है यूजर के लिए रेलिवेंट है, तो तुम उसे अदर मैटर में बता दो। और ऐसी कोई भी बात जो तुमको लगता है ऑडिट के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, कोई भी बात। अब यहां पे कोई भी बात होती है, वो फाइनेंशियल बात मैटर भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है। अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो अगर ऐसी कोई भी बात है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, कि आपको लगता है मोस्ट सिग्निफिकेंट है करंट ईयर ऑडिट के लिए, आप उसे की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड करके दिखा दो। आप उसे कहां इंक्लूड करके दिखा दो? की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड करके दिखा दो। तो प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनी में ना ईओएम ओएम का जगह नहीं बनता, स्पेशली ईओएम का जगह बनता ही नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी कैंप चलता है कि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट चीजें ऑलरेडी कैंप में इंक्लूड कर देते हो, तो आप यहां इंक्लूड करके दिखा दो। अब आपके मन में आ सकता है सर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दिया ही है, जैसा कि आप बार बार बोल रहे हो, तो आपन क्यों डिस्क्लोजर दे रहे हैं? तुम्हारे मन में आ सकता है ना सर आप बार बार बोल रहे हो मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी गिवन द डिस्क्लोजर, गिवन द डिस्क्लोजर। तो अगर मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी गिवन द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाई वी आर डिस्क्लोजिंग इट अगेन? व्हाई वी आर रेफरिंग टू दैट डिस्क्लोजर? बिकॉज भाई यूजर के पास 100 पन्नों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम नहीं होता, और 90% यूजर्स कभी भी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा, लेकिन वो 10 पन्नों का जो तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट है उसको जरूर रेफर करेगा। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं उसको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में कहीं ना कहीं रेफर कर दें। समझ रहे हो ना? दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि अपना ऑडिट रिपोर्ट इतना कंप्लीट हो, इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो कि अगर यूजर ऑडिट रिपोर्ट को रीड कर रहा है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका आइडिया लग जा रहा है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। क्लियर है? तो ये हमारा ना ऑडिट रिपोर्ट का बेस क्लियर हो गया। अब अपन एकदम तैयार हैं कि अपन ऑडिट रिपोर्ट को बहुत अच्छे से कर सकें। अच्छा, ये सारा जो ऑडिट रिपोर्ट का डिस्क्लोजर्स था, ये जो सारा ऑडिट रिपोर्ट का रिक्वायरमेंट्स है, ये सारा कौन सा वाला है? एसेस वाला।
कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी देयर आर सर्टेन डिस्क्लोजर्स दैट इज रिक्वायर्ड। अब देखना सुनो, ये जो अलग अलग पैराग्राफ्स की हम बातें कर रहे हैं ना, स्पेशल पैराग्राफ्स की, इसमें एक पैराग्राफ और ऐड करता हूं मैं जो ऑडिट रिपोर्ट में आता है। इस पैराग्राफ को बोलते हैं अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो पैराग्राफ में आए, ये जो पैराग्राफ इसमें क्या आएगा पता है? ऑल रिपोर्टिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज पर कंपनीज एक्ट, ऑल रिपोर्टिंग दैट इज रिक्वायर्ड एज पर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो जो रिपोर्टिंग चाहिए ना, वो आप सारा इस पैरा में इंक्लूड कर दोगे। हेलो, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या चाहिए, जो जो रिपोर्टिंग चाहिए वो आप सारा इस पैराग्राफ में इंक्लूड कर दोगे। तो अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ। और कंपनीज एक्ट में मेनली जो आता है सेक्शन 143, कंपनीज एक्ट में मेनली जो आता है सेक्शन 143। सेक्शन 143 के अंदर भी आता है मेनली सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 11। सबसेक्शन 3 के अंदर आता है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जिसके अंदर 16 मैटर्स होते हैं जो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है। और सब सेक्शन 11 के अंदर आता है कारो 2020, नाम सुना होगा, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, जिसके अंदर 21 क्लॉजेस होते हैं जो अपने को क्या करना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ता है। क्लियर है? तो नाउ वी आर इन दैट पोजीशन की मतलब अब अपने को पूरा सब चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। तो अब एक एक क्या करके अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड्स करना है। अब एक एक करके अपने को स्टैंडर्ड्स करने का है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, आज जो अपने पास टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से ना अपन ऐसा 701 कर लेते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ऐसा 700 में कर जाएंगे। तो अब देखना जो स्टैंडर्ड अपन करेंगे दैट इज ऐसा 701। अब ऐसा 701 किस चीज के बारे में था, की ऑडिट मैटर्स, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब देखना सबसे पहली चीज, अगर हम बात कर रहे हैं की ऑडिट मैटर्स का, तो अपने को बेसिक आइडिया क्या लग गया कि ये जो की ऑडिट मैटर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सी कंपनीज में लगेगा, लिस्टेड कंपनी। मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आपके लिए की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड करना रिपोर्ट में कंपलसरी है। और अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो आपके भक्ति भावना के ऊपर है, आप चाहो तो इंक्लूड करो, आप चाहो तो इंक्लूड ना करो। दैट इज कंप्लीटली ए मैटर ऑफ योर प्रोफेशनल जजमेंट, दैट इज कंप्लीटली ए मैटर ऑफ योर प्रोफेशनल जजमेंट। अब एक चीज बताना, की ऑडिट मैटर्स का मैंने बेसिक मतलब क्या बताया आपको, की ऑडिट मैटर्स में क्या आता है,
कि जो बातें आपने दो स्टार्स विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट की है उसमें जो आपको लगता है मोस्ट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा मैटर्स है आपको डिटरमाइन करना है अपने प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करके। जो बातें आपको लगती है मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आप उन मैटर्स को क्या करो की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर दो। अगर आपको लगता है कि वो करंट ईयर के ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, अगर आपको लगता है कि आप जो करंट ईयर का ऑडिट कर रहे हो उसके लिए रेलिवेंट है, तो आप क्या कर दो, उसको की ऑडिट मैटर्स में इंक्लूड कर दो। जो भी आपका मैनेजमेंट से मेजर डिस्कशन हुआ है और उसमें आपको लग रहा है जो भी आपके ऑडिट के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है, तो इससे क्या होगा, आपके ऑडिट रिपोर्ट का जो कम्युनिकेटिव वैल्यू है बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहोगे टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, दे विल हैव मोर फेथ इन द ऑडिट प्रोसेस, द स्टेक होल्डर्स विल हैव मोर फेथ इन द ऑडिट प्रोसेस। बट सुनो, एक स्पेशल सर्कमस्टांस बनता है कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो बट फिर भी आपको की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड नहीं करना, और वो सिचुएशन क्या बनता है अगर आप डिस्क्लेमर इशू कर रहे हो, अगर आप क्या दे रहे हो, डिस्क्लेमर इशू कर रहे हो। अब रीजन समझो क्यों। आप जब डिस्क्लेमर दे रहे हो तो डिस्क्लेमर में आप क्या बोल रहे हो, साई मिला नहीं, और ऐसा नहीं कि कोई एक आधा एरिया का नहीं मिला, आप ये बोल रहे हो कि मेरे को साई मिला ही नहीं और इतना मेजर लिमिटेशन है मेरे काम पे कि मैं तो ऑडिट ही नहीं कर पा रहा, मैं तो ओपिनियन ही नहीं दे पा रहा। तो बॉस अगर तुम ऑडिट ही नहीं कर पा रहे, अगर तुम ओपिनियन ही नहीं दे पा रहे, तो सिग्निफिकेंट मैटर्स कहां से आया कम्युनिकेट करने के लिए। इसीलिए अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो तो आपको की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड नहीं करना है। अगर आप क्या कर रहे हो, डिस्क्लेमर दे रहे हो, तो आपको की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड नहीं करना है। तो अभी तक बताना बेसिकली की ऑडिट मैटर्स को लेकर क्या क्या चीजें समझ में आई। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किस पे लगेगा, लिस्टेड एंटिटीज के केस में लगेगा कंपलसरी, बाकी में भी लग सकता है, ऑप्शनल है। दूसरी चीज कि अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो तो कैम नहीं आएगा। तीसरी बात, कैम होता क्या है, कैम आर दोज मैटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल that is selected out of the matters communicated to the those charged with governance. Yeah, in other words, you can also say that whenever you are deciding to include a matter as a key audit matter, you also have to communicate about it to the those charged with governance. ठीक है। अब ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द करंट ईयर ऑडिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द करंट ईयर ऑडिट। और ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं ये फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं। ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं ये फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं। तो अगर अपन ऐसे 701 की बात करें तो एक अपने को समझ में आ रहा है कि एप्लीकेबल है फॉर लिस्टेड एंटिटी। एक अपने को समझ में आ रहा है कैम नॉट टू बी इंक्लूडेड अगर आप क्या दे रहे हो, डिस्क्लेमर दे रहे हो। एक अपने को समझ आ रहा है दिस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स इन द करंट ईयर। ये फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती हैं। जिसका कम्युनिकेशन आपने किसको किया है, TCWJ को किया। लॉजिकली अगर फाइनेंशियल मैटर होएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस भी दे देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने कहां डिस्क्लोजर दिया।
और अगर नॉन फाइनेंशियल मैटर होएगा तो ऑब्वियस सा चीज है कि यार फिर तो डिस्क्लोजर क्या ही दोगे, फिर तो डिस्क्लोजर क्या ही दोगे। अब सवाल ये उठता है सर, हाउ टू आइडेंटिफाई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स। कि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करके चलें, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट मैटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करके चलें। तो बोला, सबसे पहले बोला पहली चीज जनरल रूल क्या है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इट इज ए मैटर ऑफ ऑडिटर्स पीजे, इट इज ए मैटर ऑफ ऑडिटर्स पीजे, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। लेकिन यहां तीन ऐसे मैटर्स होंगे, यहां तीन ऐसे मैटर्स होंगे जो नॉर्मली मोस्ट सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये तीन ऐसे मैटर्स होंगे जो नॉर्मली मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आता है। तो इन तीन मैटर्स को आप हमेशा कंसीडर कर लेना, इन तीन मैटर्स को आप हमेशा क्या कर लेना, कंसीडर कर लेना जब भी आप की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन करोगे। बोला अच्छा ये तीन मैटर्स कौन से हैं भाई, ये की मैटर्स कौन से हैं। बोला सुनो, तुम जब ऐसे 315 में रिस्क असेसमेंट करोगे, क्या करोगे, रिस्क असेसमेंट करोगे। जो तुम रिस्क असेसमेंट करते हो ना, जो रोम का असेसमेंट करते हो ना, वो 315 में करते हो, 315 में करते हो। तो जब तुम वहां रोम का असेसमेंट करते हो ना, तुम कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क को कंसिडर करते हो। किसको कंसिडर करते हो, सिग्निफिकेंट रिस्क को कंसिडर करते हो जहां रोम ज्यादा है। अब याद आया मैंने बेसिक क्लास में वो सिग्निफिकेंट रिस्क कराया था कि नॉर्मली सिग्निफिकेंट रिस्क कौन से होते हैं, कि जो फ्रॉड वाले एरियाज होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, या फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह, या फिर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर ट्रांजैक्शन एंटर्ड विद द रिलेटेड पार्टी, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट इज एप्लीकेबल। तो अगर सिग्निफिकेंट रिस्क का मामला है या रोम ज्यादा है, क्या है, रोम ज्यादा है, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ज्यादा है, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह होता है, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो नॉर्मली आप इन मैटर्स को की ऑडिट मैटर्स में काउंट कर सकते हो। नॉर्मली आप इन मैटर्स को की ऑडिट मैटर्स में कंसिडर कर सकते हो, मतलब इन मैटर्स का डिस्क्लोजर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देके चल सकते हो इन द की ऑडिट मैटर्स। दूसरी चीज, ऐसे 540 के अकॉर्डिंग हम जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करते हैं, तो एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होता है। तो ये भी एक हाई रिस्क एरिया होता है, ऑलरेडी सिग्निफिकेंट रिस्क के अंदर भी आता है वैसे ही है। तो आप इनको भी नॉर्मली की ऑडिट मैटर्स में इन्वॉल्व करके चल सकते हो जहां भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। कहां इन्वॉल्व है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। ठीक है, और तीसरा, अब देखना ये पहला दोनों क्या हो गया, फाइनेंशियल मैटर्स, ये पहला दोनों क्या हो गया, फाइनेंशियल मैटर्स। तीसरा क्या बोला है, बोला एनी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ऑकर ड्यूरिंग द ईयर। कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन है जो कब हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ऑकर हुआ है। कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन है जो क्या हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ऑकर हुआ है। अब यहां पे किसकी बात हो रही है, कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट या कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, यहां पे नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अपना सैप का सिस्टम चेंज किया, कंपनी ने अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ड्यूरिंग द ईयर चेंज किया, कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड ए न्यू आईटी सिस्टम,
कंपनी हैज अपग्रेडेड इट्स आईटी सिस्टम, कंपनी ने अपना सैप अपग्रेड किया, कंपनी ने अपना ईआरपी सिस्टम चेंज किया, वो क्या है? एक सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ऑकर ड्यूरिंग द ईयर, है कि नहीं? मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मान लो फॉर एग्जांपल पिछले साल ऑडिटर्स रिजाइन करके गए थे, आपने उन ऑडिटर्स की जगह आपने ऑडिट एक्सेप्ट की है, इट माइट ऑल्सो कम इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी, इट माइट ऑल्सो कम इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कुछ मर्जर्स एक्विजिशन का डिसीजन लिया, कंपनी कुछ मर्जर्स एक्विजिशन वगैरह करने जा रही है, दैट कैन अगेन कम इन ए सिग्निफिकेंट कैटेगरी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट हैज अकर्ड ड्यूरिंग द। तो आप इन सब चीजों को की ऑडिट मैटर्स कंसिडर कर सकते हैं। मतलब वैसे तो देखो आपके प्रोफेशनल जजमेंट की चीज है, लेकिन ऐसे आपकी हेल्प कर रहा है। बोल रहे की ऑडिट मैटर्स कंसिडर करते वक्त बेटा 3 बातें कंसिडर कर लेना, नॉर्मली ये 3 बातें ही की ऑडिट मैटर्स में आप इंक्लूड करोगे। पहला आप ये देख लेना कि कौन सा रिस्क, जब आप 315 में जब रिस्क असेसमेंट करोगे ना, तो आप ये देख लेना कि कौन सा रिस्क मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी का है, कहां रोम ज्यादा है, कहां कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई फ्रॉड रिस्क नजर आ रहा है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है किसी ट्रांजैक्शन में, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिकॉग्निशन सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द एरिया जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और आप किसी भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट उठा के देख लो, उसका जो कैम पैराग्राफ आप देखोगे उसमें जनरली आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक पॉइंट दिख जाएगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व था। ठीक है, फिर ऐसे 540 में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह देख लेना कि अगर कहीं भी कुछ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो भी आप की ऑडिट मैटर्स में कंसिडर कर सकते हो। और तीसरी चीज आप क्या कंसिडर कर लेना, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शन ऑकर ड्यूरिंग द, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस ऑकर ड्यूरिंग द। इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों आ सकता है, मेनली नॉन फाइनेंशियल ज्यादा पॉपुलर बनता है यहाँ पे, बट फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही आ सकता है। सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ऑकर ड्यूरिंग द, ठीक है। तो ये 3 बातें क्या करके चलनी है, कंसिडर करनी है। अब देखना एक स्पेशल सिनारियो बनता है। स्पेशल सिनारियो क्या बनता है, ऐसा भी हो सकता है, सुनो, आपने जो मैटर डिटरमाइन किया है, आपने जो मैटर डिटरमाइन किया है वो वैसे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वो वैसे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, बट ये कैम पैरा में इंक्लूड नहीं होएगा, नॉट इंक्लूडेड इन कैम। आप इसे कैम में इंक्लूड नहीं करोगे। आप कैम में क्यों इंक्लूड नहीं करोगे, कब इंक्लूड नहीं करोगे? आप कैम में कब इंक्लूड नहीं करोगे? आप कैम में कब इंक्लूड नहीं करोगे? अब लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए मैटर, मोस्ट सिग्निफिकेंट कैटेगरी का है, मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है, मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है। तो अगर मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो इसका मतलब आप क्या करोगे एज ए ऑडिटर? क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दोगे, डिपेंडिंग अपॉन द परवेसिवनेस, क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट दोगे। तो अगर आप क्वालिफाइड या एडवर्स रिपोर्ट दोगे तो आप ऑलरेडी इस चीज को तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डाल रहे हो, ऑलरेडी आप इस चीज को तो एडवर्स ओपिनियन में डाल रहे हो, ऑलरेडी ये तो आपका जा ही रहा है उसमें, तो आपको इसको कैम में इंक्लूड नहीं करना, आपको इसको कैम में इंक्लूड नहीं करना। कैम इज नॉट ए ओपिनियन पैराग्राफ, इट इज जस्ट ए इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। और कैम उन चीजों के रेफरेंस में जाता है जहां पे आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी, कैम उन चीजों के रेफरेंस में जाता है जहां पे आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन, कि वैसे तो हमारा ओपिनियन अनमॉडिफाइड है बट स्टिल वी वांट द यूजर्स टू नो ऑल द सिग्निफिकेंट थिंग्स दैट हैज अकर्ड इन द ऑडिट। तो अगर आपने किसी भी मैटर के रिस्पेक्ट में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दिया है तो बॉस इन दैट सिचुएशन आपने तो ऑलरेडी उस चीज को क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में इंक्लूड किया हुआ है ना, तो वापस आपको कैम में इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है।
समझ रहे हो? मान लो फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए सिग्निफिकेंट इवेंट जिसकी वजह से कंपनी का गोइंग कंसर्न में अनसर्टेनिटी आ गया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट की एक चिट्ठी आई है, फॉर एग्जाम्पल किसी रेगुलेटर की एक चिट्ठी आई है कि भाई आपको 6 महीने में बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। ऐसा कोई चिट्ठी आया गवर्नमेंट का, कोई लेटर आया या ऐसा कोई केस आया है, तो यार सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन वाली कैटेगरी में तो आता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट भी है, बट आप तो ऑलरेडी से गोइंग कंसर्न पैरा में इंक्लूड करोगे ना। ऑलरेडी इस चीज के लिए तो गोइंग कंसर्न पैरा बना हुआ है ना। तो अगर ऑलरेडी इस चीज के लिए गोइंग कंसर्न पैरा बना हुआ है तो दोबारा से कैम में इंक्लूड नहीं करोगे, ऑलरेडी उस चीज के लिए तो गोइंग कंसर्न पैरा बना हुआ है। मतलब हम जब कैम इंक्लूड करने के बारे में सोचेंगे, हम जब मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स लेंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अपार्ट फ्रॉम दिस टू। अगर आपको उस सिग्निफिकेंट मैटर के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन देने का ही है तो उसको क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में इंक्लूड करो, काम खत्म करो, कैम में नहीं आएगा। अगर आपने गोइंग कंसर्न पैरा में ऑलरेडी उस चीज को इंक्लूड कर दिया है तो ऑलरेडी उसके लिए स्पेसिफिक पैरा बना हुआ था गोइंग कंसर्न, तो कैम पैरा में नहीं आएगा। समझ रहे हो? किसमें? अगर तुम एडवर्स ओपिनियन दोगे तो गोइंग कंसर्न पैरा नहीं आएगा। गोइंग कंसर्न पैरा में क्या लिखाया था? दो कैटेगरी बनाया था ना, डिस्क्लोजर नॉट डिस्क्लोजर। भाई हर चीज एक ही जगह आएगा, डबल डबल जगह नहीं आएगा। अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है, अगर गोइंग कंसर्न का भी डिस्क्लोजर ही नहीं दिया है, फिर तो उसका क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन में देके काम खत्म करो, फिर तो वो गोइंग कंसर्न पैरा में भी नहीं आ रहा। अगर उसका डिस्क्लोजर दिया तब जाके वो गोइंग कंसर्न पैरा में आ रहा है। लेकिन अगर ऑलरेडी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी में तुमको ये देखना है कि कोई चीज आप क्वालिफाइड ओपिनियन में डाल रहे हो क्या, एडवर्स ओपिनियन में डाल रहे हो क्या। अगर वहां डाल रहे हो तो कहानी खत्म, फिर और कहीं डालना ही नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी आपको ये देखनी है कि आप किसी चीज को गोइंग कंसर्न पैरा में डाल रहे हो क्या। अगर गोइंग कंसर्न पैरा में डाल रहे हो तो कहानी खत्म, और कहीं चीज में डालना ही नहीं है। अब फिर आपको देखना है कैम कि इनके अलावा क्या ऐसा चीज है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जिसके बारे में मैं मॉडिफाइड ओपिनियन तो नहीं दे रहा, बट मेरे को यूजर को बताने का जरूरत है कि मैंने ऑडिट किया था, ऑडिट करते वक्त मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कॉम्प्लेक्सिटी नजर आई थी, मैंने ऑडिट किया था, ऑडिट करते वक्त मेरे को एस्टिमेट्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ नजर आया था, फिर मैंने मैनेजमेंट से बात की, फिर मैंने एक्सपर्ट से बात किया। तो आपको वो सारा कुछ क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ऑडिट करते वक्त आईटी सिस्टम अपग्रेड हुआ, कंपनी ने कुछ मर्जर्स एक्विजिशंस के फैसले लिए, तो आपको क्या करना है, फिर आपको वो सारी चीजें की ऑडिट मैटर्स में लोगों को कम्युनिकेट करनी है। इन अदर वर्ड्स इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि कैम इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ 4 थिंग्स। कैम 4 चीजों का सब्सटीट्यूट नहीं है। सबसे पहला, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आप ये मत समझना कि यार मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया तो है, मैं कैम में इंक्लूड क्यों करूं। इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर दैट, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर दैट। तो पार्टिकुलरली इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजमेंट बोलेगा कि अरे यार ऑडिटर ने कैम में इंक्लूड किया तो है, तो अगर ऑडिटर ने कैम में इंक्लूड किया तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड क्यों करें। तो इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दे रही है वो अलग चीज है, और आप जो कैम में डिस्क्लोजर दे रहे हो वो अलग चीज है। इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, या इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। व्हाई इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट, वरना क्या होगा पता, प्रैक्टिकली तुमको देना रहेगा क्वालिफाइड ओपिनियन या तुमको देना रहेगा एडवर्स ओपिनियन, और तुम बोलोगे मैं काम करता हूं क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन नहीं देके कैम में इंक्लूड करके छोड़ देता हूं। बोला नहीं बॉस, अगर आपको क्वालिफाइड ओपिनियन देना है आप क्वालिफाइड ओपिनियन ही दो, आप कैम में इंक्लूड मत करो। अगर आपको एडवर्स ओपिनियन देने का है तो आप एडवर्स ओपिनियन ही दो, आप कैम में इंक्लूड करके काम नहीं चला सकते। अगर ये चीज नहीं होगा तो ऑडिटर्स क्या करेंगे कि मैनेजमेंट बोलेगा अरे सुनो ना, एक काम करो ना, मॉडिफाइड ओपिनियन मत दो, अपना बैंड बजेगा, रेपुटेशन खराब होगा,
तुमको वही चीज डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो तुम एक काम करो ना, कैम में इंक्लूड करके डिस्क्लोजर दे दो। तो बोला बॉस ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ये सब्सटीट्यूट नहीं है, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट। थर्ड, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ गोइंग कंसर्न पैरा। अगर कोई अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न, उसका डिस्क्लोजर आपको गोइंग कंसर्न वाले पैरा में ही देना होगा, उसका डिस्क्लोजर आप कैम में देके नहीं बच सकते, ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। एंड फोर्थली, इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। इट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। अगर आपको किसी भी मैटर के बारे में कोई ओपिनियन देना है ना, वो ओपिनियन पैरा में जाएगा। याद रखना, आप कैम में कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हो, आप कैम के अंदर क्या कर रहे हो, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर दे रहे हो, आप कहीं भी ओपिनियन इंक्लूड नहीं कर रहे हो। कैम ओपिनियन का पैराग्राफ है ही नहीं, ओपिनियन के लिए तो अलग से पैराग्राफ है। कैम तो क्या है, बस एक डिस्क्लोजर्स के लिए पैराग्राफ है, एक एडिशनल ट्रांसपेरेंसी के लिए चीज दी हुई है। So it is not a substitute of opinion on individual matters. CAM is not a substitute of opinion on individual matters. It is not a substitute of opinion on individual matters. Clear है? It is not a substitute of opinion on individual matters. तो अब देखना यहां पे ऐसा 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एंटिटी लिस्टेड एंटिटीज ऑब्लिक एज द ऑडिटर डिटरमाइंस एज पर द सर्कमस्टेंसेस ऑब्लिक रिक्वायर्ड एज पर लॉ। मतलब 3 केसेस में क्या आ सकता है, एक तो लिस्टेड एंटिटी के केस में आ सकता है, दूसरा जहां भी ऑडिटर डिटरमाइन कर रहे हैं एज पर द सर्कमस्टेंसेस एज पर द प्रोफेशनल जजमेंट, एंड तीसरा अगर कहीं लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो बहसबाजी करना ही मत, सीधा सीधा इंक्लूड कर देना। एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड व्हेन द ऑडिटर इश्यूज ए डिस्क्लेमर। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ कैम, कैम होगा क्या, दिस those matters that in the auditor's judgment were of the most significance in the audit of financial statements of the current period, and these are selected from the matters communicated to the PCWG। क्या पर्पस है, एक बार रीड कर लेना खाली पर्पस को, कि अपने को इनहेंस करना है कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का है टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि उनकी मदद हो इन अंडरस्टैंडिंग दैट दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट वेयर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट। आप बताना चाहते हो यूजर्स को कि यार उनको भी समझ में आए कि भाई ऑडिट करते वक्त मेरे को मोस्ट सिग्निफिकेंट चीजें क्या क्या मिली और मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों लगा। तीसरी चीज, ताकि यूजर्स भी एंटिटी को ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ताकि यूजर्स भी एंटिटी को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। चौथी चीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस टू फर्दर एंगेज विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। बोला ये एक बेसिस भी होएगा ना कि आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे इसके रिगार्डिंग, तो ये एक बेसिस फॉर कम्युनिकेशन भी बन जाएगा आपके लिए। स्कोप ऑफ दिस ऐसे कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट in the context of auditor having formed an opinion on the financial statement as a whole, communicating CAM in the auditor's report is not a substitute for disclosures in the financial statement. It is not a substitute for the auditor expressing a modified opinion. यहां लिखा modified opinion है, but practically qualified adverse ही होएगा, because disclaimer के केस में तो CAM आता ही नहीं है. It is not a substitute for reporting in accordance with SA 570. मतलब गोइंग कंसर्न। एंड चौथा, इट इज नॉट ए सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स। सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ कैम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे प्रैक्टिकली आपको बताऊं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो आपको देखने को मिलता है, प्रोविजंस एंड एस्टिमेट। इसके रिगार्डिंग भी आप डिस्क्लोजर्स दे सकते हो कैम में कि यार मैंने देखा एस्टिमेट्स में अनसर्टेनिटी था, फिर मैंने एक्सपर्ट को एंगेज किया, फिर मैंने एक्सपर्ट से रिपोर्ट मंगाया, मैंने इस तरीके से अपने आप को एश्योर किया कि सब चीज़ें अच्छी हैं। तो आप यूजर को बता रहे हो कि देखो यार ये मोस्ट सिग्निफिकेंट चीज़ थी और मैंने कैसे कैसे काम किया, मैंने कैसे कैसे ऑडिट किया। तो कैम में आप बेसिकली क्या बता रहे हो, दिस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर। आप बताओगे दिस वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, व्हाई इट वॉज मोस्ट सिग्निफिकेंट, एंड व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स आई परफॉर्म।
कि आप कैम में क्या बताओगे यूजर्स को कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन, सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, फिर आप बताओगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर मैंने ये प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, ताकि यूजर को समझ में आए कि व्हाई इट वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड हाउ द ऑडिट हैज बीन डन। फिर और भी चीजें हो सकती हैं कैम के अंदर, जैसे इंपायरमेंट का असेसमेंट, कोई टैक्सेशन कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, मैंने ईआरपी सिस्टम के एग्जांपल दिया था नॉन फाइनेंशियल में। डिटरमाइनिंग कैम, कैम आप कहां से डिटरमाइन करते हो? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। और डिटरमाइन करते वक्त तीन बातें कंसिडर करते हो। सबसे पहली चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो ये जो पार्ट है ना पूरे स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर। सबसे पहला, एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रोम और सिग्निफिकेंट रिस्क असेस्ड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 300। दूसरा, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 540 के केस में अकाउंटिंग एस्टिमेट। एंड तीसरा, effect of significant events or transactions occur during the year, जैसे एग्जांपल ERP सिस्टम चेंज, या कंपनी कुछ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने जा रही है, या ऑडिटर्स का कुछ रेजिग्नेशन वगैरह हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब अगली चीज, आप जब भी कैम इंक्लूड करोगे ना, अच्छा कैम ऑडिट रिपोर्ट में कैम पैराग्राफ में एक कैम होएगा कि मल्टीपल हो सकता है? मल्टीपल हो सकता है, कि एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड हो गया, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेटेड हो गया। जैसे आप रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट देखोगे ना तो आपको लंबी लिस्ट मिलेगी कैम का। अब हर एक चीज जो आप कैम में डिटरमाइन करोगे एज ए ऑडिटर, आपको तीन बातें बतानी है, आपको तीन बातें बतानी है। तीन बातें कौन सी बतानी है? सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कैम फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल मैटर भी हो सकता है। अगर कैम फाइनेंशियल मैटर है, इसका मतलब मैनेजमेंट उसका डिस्क्लोजर दिया होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बिकॉज मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया फिर तो आप क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दोगे, फिर तो कैम में आएगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया होगा तो आप रेफरेंस दे देना, आप रेफरेंस दे देना टू द रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इफ एनी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप बता देना कौन से नोट नंबर में क्या है। दूसरी चीज, आप एक्सप्लेन करना व्हाई द मैटर वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, आप रीजन बताना, मैंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों माना, मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट वाले मैटर को मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों माना, ईआरपी सिस्टम का जो चेंज है उससे क्या इफेक्ट आ सकता है, मैंने इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों माना, आप उसका रीजन बताना। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए कैम बना है, आप ये बताना कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर, आप ये बताना कि आपने उस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया। देखो इश्यू रिजॉल्व हो चुका ये तो पक्का है, तभी कैम में आया है, क्योंकि अगर इश्यू रिजॉल्व नहीं होता फिर तो आप क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं। तो आप ये बताओ कि आपने उस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया। इसका लॉजिक क्या समझ रहे हो कि 99% केसेस में ना ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देके चलता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन देके चलता है 99% केसेस में, राइट। तो आपने तो ये बोल दिया सब कुछ सही है, लेकिन कैम में आप हर एक इंपॉर्टेंट जिसका जस्टिफिकेशन देते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था तो क्यों मोस्ट सिग्निफिकेंट था, मैंने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, मैंने कैसे रिजॉल्व। So that is why this para is most important, very important. अब जब आप कैम इंक्लूड करोगे, आप जब कैम इंक्लूड करोगे तो यार किसी चीज को आप इंक्लूड कर रहे हो, कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा उसके बारे में बताओगे भी ना। आप किसी स्टेज में जाओगे, अपने बारे में कुछ बातें बताना स्टार्ट करोगे तो पहले कुछ अपने बारे में बताओगे ना। पहले मैं बताऊंगा ना आई एम सी एस सानिध्या सराफ टीचिंग ऑडिट फ्रॉम द लास्ट मैनी ईयर्स, ये वो, उसके बाद ही तो मैं मैटर को बताऊंगा। तो जो हमारा कैम का पैराग्राफ होगा, आप जब कैम का हेडिंग दोगे अपने रिपोर्ट में, आप कैम के पैराग्राफ में क्या इंक्लूड करोगे, उसका इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या रहेगा, उसका इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या रहेगा कैम के पैराग्राफ। तो बोला सबसे पहले तो कैम का मतलब बता देना, क्योंकि यूजर को तो नहीं पता होगा ना कैम क्या है, तो सबसे पहले क्या कर देना, कैम का मतलब बता देना। और दूसरी चीज ये चीज क्लैरिफाई कर देना कि हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं कैम पैराग्राफ में, कहीं यूजर को ना लगे कि आप ओपिनियन दे रहे हो। तो कैम का इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज क्या रहेगा, सबसे पहले तो आप कैम का मतलब बता देना, कैम होता क्या है। तो द फर्स्ट लाइन यू विल सी इन द कैम पैरा इज द डेफिनेशन ऑफ कैम इटसेल्फ, कि कैम होता क्या है। Key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment were of most significant.
इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। एग्जैक्टली ये सेंटेंस कॉपी पेस्ट दिखेगा। या बता दो कैम होता क्या, बिकॉज यूजर को भी तो नहीं पता ना। एंड आप बता दो अब कैम के बारे में दूसरी चीज, दिस मैटर्स वेर एड्रेस्ड in the context of audit of financial statements as a whole and in forming the opinion, the auditor does not provide an opinion on this matter. आप ये भी बता दो कि we are not forming any opinion on this matters. अच्छा सुनो, ऐसा जरूरी है क्या तुमको कैम हर बार मिले? ऐसा जरूरी नहीं है कि कैम आपको हर बार मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन अगर सपोज कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं कम्युनिकेट करने के लिए, तो क्या करें? कैम की हेडिंग गायब कर दें क्या? कैम का हेडिंग तो आएगा, आप उस हेडिंग में नीचे लिख दो देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। तो इन केसेस देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट, the auditor's report must specifically mention that by carrying a CAM and under which head they shall mention that there are no key audit matters to communicate. अच्छा, इसके अंदर ही ना एक स्पेशल सर्कमस्टेंस भी है। मान लो आपने दिया है एज ए ऑडिटर क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, and there are no CAM to communicate। मतलब वो जो सिचुएशन दिया हुआ था वो तो क्या था कि आपने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है एंड यू डोंट हैव एनी CAM टू कम्युनिकेट, तो आपने बोल दिया दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। इसके अंदर एक और सिचुएशन आएगा कि आपने कौन सा ओपिनियन दिया? क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, ठीक है, एंड देयर आर नो CAM टू कम्युनिकेट। बट कैम में आपके लिए कम्युनिकेट करने के लिए कुछ नहीं। एक चीज बताओ, टेक्निकली बताओ, लॉजिकली बताओ, देखा जाए तो जिस मैटर को आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, जिस मैटर के ऊपर या जिस मैटर के ऊपर आपने एडवर्स ओपिनियन दिया है, टेक्निकली देखा जाए तो वो आता तो कैम के डेफिनेशन के अंदर ही है, बट वो रिजॉल्व नहीं हुआ इसलिए आप उसे कैम में इंक्लूड नहीं कर रहे। आप उसे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में डाल रहे हो इसलिए आप उसे कैम में इंक्लूड नहीं कर रहे, बट है तो वो कैम के डेफिनेशन के अंदर ही ना। इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर। तब आप किस तरीके से रिपोर्टिंग करोगे पता है? दैट एक्सेप्ट फॉर मैटर्स गिवन इन basis for qualified oblique adverse opinion para there are no other key audit matters to communicate, there are no other key audit matters to communicate। तो आप इस तरीके से रिपोर्ट करोगे। याद रखना हमारे फाइनल एग्जाम में ना ये सबका रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैम में आपका लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहेगा, आप जब क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे तब आपका लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहेगा, आप जब एडवर्स ओपिनियन दोगे तब आपका लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहेगा, आप जब EOM इंक्लूड करोगे तब आपका लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग क्या रहेगा। तो हमारे फाइनल एग्जाम्स में ना ये लैंग्वेज ऑफ रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे आप किस तरीके से रिपोर्ट करोगे? एक्सेप्ट फॉर मैटर्स गिवन इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट, और कुछ भी हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्टैंडर्ड। अब ये क्या सिनारियो है? बोला सुनो, आपने किसी मैटर को कैम डिटरमाइन कर लिया, आपने किसी मैटर को कैम डिटरमाइन कर लिया, बट आप उसे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड ही नहीं करोगे, बट आप उसे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड ही नहीं करोगे। तो दो ऐसे सिनारियोज हैं कि आप किसी मैटर को कैम मान लोगे बट आप उसे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। आप उसे क्या नहीं करोगे? ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। वो कौन से दो सिनारियोज हैं? वो कौन से दो सिनारियोज हैं बताना। स्टैंडर्ड्स बरा है या लॉ बरा है? लॉ बरा है। स्टैंडर्ड्स बोलता है कि अगर आपको कोई भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर मिल रहा है आप उसे कैम में इंक्लूड करो। मगर मान लो लॉ में क्लियर कट किसी मैटर को लेकर मना किया हुआ है
कि आप इसका पब्लिक डिस्क्लोजर मत करना। लॉ में क्लियर कट क्या किया हुआ है, किसी मैटर को लेके मना किया हुआ है कि आप इसका पब्लिक डिस्क्लोजर मत करना, तो आप करोगे क्या? तो वही चीज क्लैरिफाई की हुई। अगर लॉ में मना किया हुआ है तो लॉ वाली जो बातें होती है ना, प्रैक्टिकली जरूरी नहीं वैसा हो, लेकिन स्टैंडर्ड ने बस लिख के छोड़ दिया कि अगर कल को ऐसा हो कि लॉ में किसी मैटर को लेकर मना कर दे, तो आप ये मत बोलना नहीं नहीं मुझे तो आईसीआई ने बोला है कैम में इंक्लूड करने को, मैं तो करूंगा नहीं। भैया लॉ ने मना कर दिया, बात खत्म। लॉ ने मना कर दिया, बात खत्म। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? बोला अगर लॉ या रेगुलेशन इंक्लूड कर रहा है पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर, अगर लॉ या रेगुलेशन क्या कर रहे हैं, प्रेक्लूड कर रहा है पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर, आप उसके बारे में डिस्क्लोजर मत देना। जैसे फॉर एग्जांपल सेबी गाइडलाइंस के अंदर बोला गया है आप ऐसी कोई जानकारी कम्युनिकेट नहीं करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग प्रमोट हो, ऐसा सेबी गाइडलाइंस में बोला हुआ है। तो हो सकता है आपके की ऑडिट मैटर में कोई एक ऐसा मैटर हो जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग प्रमोट हो जाए कंपनी का, राइट? समझ रहे हो? तो आप उसको इंक्लूड मत करो। तो बोला कि अगर लॉ रेगुलेशन में मना किया है ना तो आप इंक्लूड मत करना। और दूसरा सिनेरियो, एक चीज बताना, आपने कैम में मैटर को क्यों इंक्लूड किया था? आपका इंटेंशन क्या था? आपका नियत क्या था? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करना, यूजर्स का बेनिफिट सोच के। आपने क्या सोचा था? यूजर्स का बेनिफिट सोच के। आपको बोलते हैं ना बेटा जो भी है बता देना, जो भी है सच बताना, जैसा है वैसा बता देना, सच बताना अच्छी बात होती है। तो यूजर्स के बेनिफिट को सोच के आपने बताना था। बोला सुनो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि यूजर्स को बताने से उनका जितना बेनिफिट होगा उससे ज्यादा उनको नुकसान होगा, अगर कोई ऐसी बात है कि यूजर को बताने से जितना उनका बेनिफिट होगा उससे ज्यादा उनका नुकसान होगा, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस होगा, तो आप डिस्क्लोजर मत देना। फॉर एग्जाम्पल माइट भी आपको ना कोई फ्रॉड रिलेटेड कोई डाउट है, आपको कोई शक है, बट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। आप अगर कैम में इंक्लूड कर दोगे कि मेरे को ऐसा शक है कि ऐसा कुछ हुआ है कंपनी में, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो सोच के देखो यार, तुमने तो इंक्लूड किया यूजर्स को भला पहुंचाते हुए कि मैं कम्युनिकेट कर देता हूं, बट उससे तो सोचो कितना पैनिक मच सकता है कि पता चलेगा कंपनी का बैंड बज गया। तो इन दैट सिचुएशन बेटर डिस्क्लोज मत करो। तो अगर आपको लगता है कि डिस्क्लोजर का एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस बेनिफिट से ज्यादा होगा, अगर आपको लगता है कि डिस्क्लोजर का एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस बेनिफिट से ज्यादा होगा, तो डिस्क्लोजर मत देना, तो डिस्क्लोजर मत देना। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा यार कि जो लोकेश है ना, तुमने देखा कि यार मतलब तुमको ऐसा लगा कि यार ही इज इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, तुमको ऐसा लगा कि ही इज इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, कि यार मस्त बाइक में घुमा रहा है यार, डेटिंग शेटिंग कर रहा है, तुमको लगा ही इज इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन। तो तुम्हारे मन में आया कि मैं जाके इसके बारे में डिस्क्लोजर दे देता हूँ, तुम्हारे मन में आया कि मैं जाके क्या कर देता हूँ, इसके बारे में डिस्क्लोजर दे देता हूँ, इसके घर वालों को बता देता हूँ। लेकिन फिर तुम्हारे मन में आया कि यार अगर मैं डिस्क्लोजर दे दूं, अगर बात सही ना निकले तो उसका जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है बहुत ज्यादा हो सकता है। पता चला कि भाई कल से लोकेश को क्लास में आना भी बंद करा दिया, घर में लॉक करके रख दिया घर वालों ने, तो उस सिचुएशन में आप डिस्क्लोजर मत देना। लेकिन सुनो, मान लो सपोज ऑलरेडी तुम लोकेश का इतना सोच रहे हो, और सपोज लोकेश ने इस चीज के बारे में खुद ही पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया, उसने फेसबुक में स्टेटस में लगा दिया आई एम इनटू ए रिलेशनशिप विद, तो तुमको परहेज करने का जरूरत है क्या डिस्क्लोजर से? नहीं। तो यहां भी सेम बात बोली हुई है। बोला सुनो, इन अब यहां पे देखो, ये ना प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, कभी ऐसा आएगा नहीं रियल लाइफ में, इसलिए इन्होंने पहला वर्डिंग भी क्या यूज किया है, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिकॉज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो वुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू outweigh the public interest benefit of such communication. But this shall not apply if the entity has publicly disclosed information about the, तो भाई मैं तुम्हारा भला सोच रहा हूं यार, मैं सोच रहा हूं कि डिस्क्लोजर ना दूं, तुम्हारी बदनामी होगी, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस बेनिफिट से ज्यादा है, बट तुमने खुद ही उसका पब्लिकली डिस्क्लोजर दिया हुआ है,
तो फिर तो मुझे कुछ बताने का दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं डिस्क्लोजर दे ही सकता हूँ, फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है, इसलिए आपको इसके एग्जांपल्स भी इतने दिखाई नहीं देंगे, इसलिए स्टैंडर्ड में वर्डिंग यूज किया हुआ है इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस। क्लियर है? तो ये दो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपको क्या नहीं करना है, अपने रिपोर्ट में कम्युनिकेट नहीं करना। सिचुएशन नंबर 1 लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है, और सिचुएशन नंबर 2 इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस, पहले वो शब्द लिखना मत भूलना, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंस, आपको लगता है कि जो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होएगा वो पब्लिक बेनिफिट से ज्यादा होएगा। कभी भी आपको एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं करना, एग्जैक्ट वर्ड्स आप याद ही नहीं कर सकते, आपको बस वो की वर्ड्स मार्क करना है कि अच्छा इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस मोर देन पब्लिक बेनिफिट। इतना आपने याद कर लिया तो आप अपने वर्ड्स में फ्रेज कर सकते हैं। आप सोचोगे पूरा 4 लाइन याद हो जाए, नहीं होगा, हर जगह वही करना होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखना पे एक एग्जांपल कि एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है विद डाइवर्सिफाइड ह्यूज ऑपरेशंस। कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने कस्टमर्स के साथ वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑडिट टीम ज्यादातर अपना सिग्निफिकेंट टाइम ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में स्पेंड करती है। ऑडिटर इस मामले को मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है और प्लान करता है कि मैं इसे कैम में इंक्लूड करूं। मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है, तो बताना, डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कंपनी जो है ऑडिट रेवेन्यू, ऑडिट टीम जो है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू में बहुत टाइम स्पेंड करती है, और ऑडिटर सोच रहा है कि मैं इसे कैम में इंक्लूड करूं। मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, ये कैम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब वो 3 मैटर्स आप लिखोगे कि जहां भी रोम ज्यादा है, जहां कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, तो यस यहां कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कस्टमर के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द मैटर, तो आपको 3 फैक्टर्स लिख दोगे, एक्सप्लेन द टॉपिक डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, मतलब वो 3 पॉइंट्स लिख दोगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन बता दोगे, और अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड करोगे कि असेसमेंट ऑफ द ऑडिटर इज वैलिड। एक और क्वेश्चन देखना, एबीसी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है जिसने इंप्लीमेंट किया है ईआरपी सिस्टम इन फेजेस leading to automation of certain business process. This implementation had a substantial impact on the auditor's overall audit strategy. एक सेंसस को लिखना कैसे प्रॉपर्ली वो भी सिखाऊंगा मैं, अभी तो बस स्टार्ट है। The engagement partner Mr. Arjun discussed about the implementation of such a system with Mr. Krishna, the engagement quality control reviewer. तो ऑडिट के वक्त ना हम ऐसा एसक्यूसी में देखेंगे कि एक तो होता है एंगेजमेंट पार्टनर, जो बंदा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए, और एक होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो टीम के काम को रिव्यू करता है। अब जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने डिस्कस किया है अबाउट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच ए सिस्टम विद मिस्टर कृष्णा, द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, एंड टोल्ड हिम दैट सच ए मैटर में बी कंसिडर्ड एज कैम। Mr. Krishna believes that ERP system is not implemented. ERP implementation is not related to financial statements, and so there is no need to disclose about such matters as scam. So discuss whether the contention of Mr. Krishna is appropriate. वापस से डिटर्मिनेशन ऑफ कैम की बात हो रही है, तो वो 3 मैटर्स में जाओ। पहला था रोम हाई है कॉम्प्लेक्सिटी, वो तो यहां नहीं लग रहा। दूसरा था सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है एस्टिमेट्स, वो भी यहां नहीं लग रहा। तीसरा था सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, तो यस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सैप सिस्टम इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर दैट मे हैव इंप्लीमेंटेशन और इफेक्ट ऑन आवर ऑडिट। और कैम में ऐसा कहीं नहीं होता कि भाई सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को अपन कंसिडर करते हैं, अपन नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीजें लिखकर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन बताकर फिर अपन क्या करेंगे, कंटेंशन देंगे, कंक्लूड करेंगे दैट कंटेंशन ऑफ मिस्टर कृष्णा इज नॉट एप्रोप्रिएट। क्लियर है? तो हमारा ये पहला स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है, दैट इज ऐसे 701 की ऑडिट मैटर्स। आई बिलीव बढ़िया से कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गया है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कुछ भी हो जाए अब डेली बेसिस में आपको रिवीजन मिस नहीं करना है, बिकॉज धीरे धीरे अब क्या होगा, कॉन्सेप्ट स्केल अप होते जाएगा, और अगर आप रिवीजन मिस करोगे ना तो आगे बहुत तकलीफ होगी। तो कुछ भी हो जाए रिवीजन मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए बाय हुक और बाय क्रुक आपने रिवीजन करना है, रेगुलर बेसिस में करना है, ठीक है ना। तो चलो अपन कल मिलते हैं।